नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी के बोटेझरी में एक नवविवाहिता की विद्युत करंट से मौत। आंगन में कपड़े सुखा रही थी नवविवाहिता, 3 माह पहले ही हुई थी शादी। चुनावी वर्ष में भाजपा सरकार दे रही कई सौगातें, नगर पालिका के 215 कर्मचारी किए गए नियमित। जिला पंचायत ने जारी की अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में मृतकों के नाम भी शामिल। अध्यापकों ने जताया भारी आक्रोश। कदम संस्था ने किया वृक्षारोपण, रोज 10 बजे एक पौधा लगाते हैं संस्था के अध्यक्ष। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मनाई शहीद अब्दुल हामिद की जयंती, अस्पतालों में फलों का किया वितरण। समनापुर के लिए बढ़ा ट्रेन का एक फेरा, नई ट्रेन का कांग्रेसी ने किया स्वागत। और जीएसटी को लागू हुए पूरा हुआ 1 साल, कांग्रेसियों ने की जीएसटी की आलोचना, भाजपा ने की सराहना। व्यापारियों ने कहा ठप हो गया व्यापार। और अब समाचार विस्तार से। जिले में बरसात शुरू होते ही विद्युत करंट से होने वाली मौतों के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को वारासिवनी क्षेत्र के बोटेझरी में एक नवविवाहिता प्रतिमा पटले की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम नांदी निवासी दीनदयाल चौधरी की बेटी प्रतिमा की शादी इसी साल 26 मार्च को बोटेझरी निवासी प्रमोद पटले के साथ हुई थी। प्रतिमा 30 जून यानी कल ही अपने पति के साथ मायके से ससुराल आई थी। रविवार की सुबह प्रतिमा घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसे जोरदार करंट लगा। उसे तत्काल वारासिवनी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतिमा की मौत हो गई। जानकारी मिली है कि टीन शेड के जिस पाइप में कपड़ा सुखाने के लिए तार बंधा था, उस पाइप पर से आंगन में प्रकाश के लिए विद्युत तार गुजरा हुआ था। प्रतिमा की मौत की खबर मिलते ही उसके मायके से लोग यहां पहुंचे। प्रतिमा के भाई सुभाष चौधरी का कहना है कि उसकी बहन और जीजा जी खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। मेरा नाम सुभाष चौधरी, मेरी सिस्टर है बहन। हाँ, कहाँ रहते आप लोग? परसवाड़ा घाट। परसवाड़ा घाट। कब हुई थी आपकी बहन की शादी? हाँ, इसी वर्ष हुई 2017 में, 18 में। 2018 में? 26 मार्च की थी। अच्छा, तो इससे पहले कितने बार मायके गई थी? मायके गए सर 1-2 महीने। कल 1 सप्ताह हुआ। कल 90 दिन में आए थे जी। कल हमारे गांव से जस्ट गए थे। अभी आपको क्या जानकारी मिली जो आप यहाँ पर आए? अभी तो करंट की जानकारी मिली है। किसने दिया था आपको जानकारी? जीजा जी ने दिए। क्या बोले? कि करंट लग गया। अच्छा, आपके जीजा जी और आपकी बहन के रिश्ते अच्छे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे वो लोग? हाँ, अच्छे थे, खुश थे। मतलब अभी आपने देखे अपनी? हाँ, खुश थे अभी भी। कैसे घटना हो गई है? ये क्या है, बड़ी बहू ने माने कपड़े, छोटी बहू ने कपड़े धोई और बड़ी बहू को बोली कि दीदी आपके कपड़े सूख गए हैं, तो आप ये कपड़े निकाल लो, मैं गीले कपड़े डाल रही हूँ। तो बस वो सूखे कपड़े निकालिए वो बड़े बहू ने, और हम छोटे बड़े तरफ बैठे हुए थे। तो बड़े तरफ जैसे आवाज़ दिए कि बोले प्रीति को करंट लग गया, तो हम पीछे माने उधर से पीछे बड़े तरफ से दौड़ते हुए आए और वो तार के ऊपर ही माने लकड़ी मारे, तो ये फिर नीचे गिरी। जो तार किस चीज में बंधा हुआ था? तार वो ऊपर के सीट के जो पाइप आए हैं वो पाइप में बंधा हुआ था। कितने बजे घटना ये? 10:30 बजे करीब की बात। वहाँ से कोई विद्युत तार गया है क्या? हाँ, नहीं, विद्युत तार माने वायर बंधा हुआ, बल्ब होल्डर वाला एक बल्ब बंधा हुआ है, लाइट बंधा हुआ सामने प्रकाश के लिए? हाँ, प्रकाश के लिए, सामने प्रकाश के लिए। तो हमने फिर यहाँ कैसे लाया गया? ये गाड़ी से लाए, पर्सनल गाड़ी? पर्सनल गाड़ी से। कितने बजे की घटना है? 10:30 बजे करीब है, वैसे तो टाइम देख। वहीं सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथौड़ का कहना है कि प्रतिमा की मौत विद्युत करंट से हुई है। वह 2 माह की गर्भवती भी थी। शासन के आदेश के अनुसार बालाघाट नगरपालिका के 215 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने नियमित हुए सभी कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण के आदेश पत्र का वितरण किया।
नगरपालिका में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बिसेन ने जहां कार्यक्रम को प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है, वहीं उन्होंने मंच के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। नगरपालिका परिषद के लिए और यहाँ कार्यरत हमारे कर्मचारियों के लिए अत्यंत ही शुभ घड़ी है। उनके जीवन में एक नया सवेरे का उदय होगा। 215 दैनिक वेतन के जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी और अन्य काम में लगे कर्मचारी, उनको आज नियमितीकरण किया गया और उनको नियमितीकरण के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। ये 2007 तक जो हमारे यहाँ रोस्टर आया उसके आधार पर किए गए और कुछ और कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे। इसके बाद भविष्य में शेष बचे कर्मचारियों को भी अवसर मिलेगा। हमारे पास ऐसे अनेक कर्मचारी जिन्होंने 30-35 साल से इस नगरपालिका परिषद में दैनिक मजदूर के रूप में काम किया, सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया, अन्य विभागों में काम किया। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान नीतिगत फैसला लिया कि ऐसे वे कर्मचारी जो स्थानीय निकायों में हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके सेवा को स्थायित्व दिया जाए और स्थायी कर्मचारी होने के जो लाभ हैं उसके हकदार बन सके। आज मैंने जो यहाँ पे देखा है, बहुत प्रसन्न है हमारे कर्मचारी। और नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने इस समारोह को संबोधित करते हुए इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया है। साथ ही उन्होंने अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी नियमित किए जाने की जानकारी दी। नगरपालिका परिषद बालाघाट का ऐतिहासिक दिन था कि आज हमारे 215 कर्मचारी जो लगभग 28-30 वर्षों से यहाँ पे सेवा दे रहे थे, उनका नियमितीकरण किया गया और कुछ ऐसे 50 कर्मचारी और हैं जो नगरपालिका में अच्छा काम करते हैं, उनको भी हम परिषद का प्रस्ताव लेकर के हमने शासन में ऊपर बात कर लिए, उनको भी हम 2-4 दिन के अंदर नियमितीकरण कर देंगे। क्या क्या सुविधा मिलेगी नियमितीकरण के बाद? इनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, इनकी जो शासकीय रेगुलर कर्मचारी को जो सुविधा मिलती है वो सुविधाओं में इनकी वृद्धि होगी और अनेकों जो लाभ है शासन के, वो लाभ इन्हें मिलेंगे। मेडिकल वगैरह मिलेगा, कहीं उनके बीमार पड़ जाते तो अभी दिक्कतें होती है, कभी अभी इनकी मृत्यु हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, तो ये सब लाभ उनको नियमितीकरण होने पर उनको मिलेगा। और बालाघाट नगर पालिका में ये प्रक्रिया करने में भले ही लेट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मचारी थे। कर्मचारियों की छटनी और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड, और अभी तो ज्वाइनिंग में इनका मेडिकल लगेगा और इनका चरित्र प्रमाण पत्र, ये अनेकों दिक्कतों का सामना करने के बाद हमने आज लिस्ट को कंप्लीट करके इनको आज लिस्ट को। जिला पंचायत द्वारा अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इस सूची में बहुत सी गलतियां सामने आई हैं। इसको लेकर अध्यापकों में भारी आक्रोश है। इस संबंध में राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वरिष्ठ सूची को मजाक बनाकर रख दिया है। कल बालाघाट जिले की वरिष्ठता सूची जारी हुई, उसका अध्ययन किए तो ऐसा लग रहा है जिला पंचायत में और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो अधिकारी और जो लिपिक काम कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल होश नहीं है, मजाक उड़ा के रख दिया उन्होंने। बड़े सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में 1998 में राज्यपाल के हस्ताक्षर से नियम कानून बने, संविधान बना और 1998 में पहली नियुक्ति शिक्षाकर्मी की हुई थी। लेकिन इस वरिष्ठता सूची में 1997 वाले का भी नाम आ गया, जबकि 1997 में पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी की भर्ती नहीं हुई। इसमें 1997 वालों का नाम आ गया, ये बहुत बड़ी दोषपूर्ण उसमें बात है। दूसरा, अन्य राज्य जैसे छत्तीसगढ़ से बहुत से लोग स्थानांतरण होकर आए यहाँ बालाघाट जिले में आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं, उनका नाम संविलियन में इस वरिष्ठता सूची में ऊपर है, जबकि आदेश ये था कि उनका सबसे किसी भी वर्ग का हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो या सहायक अध्यापक,
वो नीचे क्रम में रहेंगे। अन्य जिलों से जो आए हैं उनका नाम भी ऊपर है, जबकि उसके लिए भी आदेश था कि वो नीचे रहेंगे। ये भी उसमें एक बहुत बड़ी गलती है। इस जिले से, बालाघाट जिले से जो अन्य जिलों में जो स्थानांतरित हो गए हैं, कुछ हमारे साथी जिनकी मृत्यु हो गई है, कुछ साथी जो रिटायरमेंट हो गए, उनका भी नाम इस वरिष्ठता सूची में। बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, जो मृत्यु हो गई, जो रिटायर हो गए, उन लोगों के नाम इन लोगों को हमारे अधिकारियों के इस संबंध में नहीं दिखे। अच्छा, कुछ चीज़ें और ऐसी हैं कि पदोन्नति दिनांक और नियुक्ति दिनांक, उसमें अलग अलग का उल्लेख होना चाहिए। जबकि मान लीजिए कोई 98 में नियुक्त हुआ है हमारा अध्यापक साथी, शिक्षाकर्मी, उसकी पदोन्नति मान लीजिए 11 या 12 में हुई है, तो उसको नियुक्ति दिनांक और पदोन्नति दिनांक सेम उसमें दर्शाया गया है। कई लोगों का डीएड बीएड का उल्लेख नहीं है, कई लोगों की पीजी के सब्जेक्ट नहीं है, कई लोगों को ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट नहीं है। तो इस वरिष्ठता सूची में ऐसा लगा। इसी तरह शासकीय अध्यापक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ ने कहा कि वरिष्ठ सूची में काफी गलतियां हैं, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें काफ़ी कुछ जो है लिपिक समवर्ग ने काफ़ी त्रुटि की हुई है और बहुत काफ़ी त्रुटि में क्या एकदम सामान्य सा त्रुटि है। देखिए, इसमें डीएड बीएड, जिसके जगह जिसने डीएड किया है उसकी जगह बीएड है, बीएड की जगह डीएड है। एक हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं, वो बता रहे थे कि एकदम सेम कॉपी कर दी गई है, बोलो उनका सब्जेक्ट जो है पीजी में हिस्ट्री रख दिया। इसके पहले जो वरिष्ठ सूची जारी हुई थी उसमें कैसा क्या था? उसमें भी काफ़ी अनियमितता थी, लेकिन इस सूची में बहुत ही ज़्यादा अनियमितता है। पहली बात तो सब्जेक्ट किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें सिंपल सी बात है कि वो लिपिक संवर्ग, जो कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग है, खासतौर पर लिपिक संवर्ग जो है, उनको जो है स्कूल के संकुल स्तर पे जो सूची जाया जाता है, फाइल दी जाती है, उसके आधार पर बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो क्या वो देख के नहीं करते? क्या देख के नहीं करते? तो उसमें देखिए, उसमें आवश्यक सुधार करना चाहिए। और सामान्य एक छोटी सी त्रुटि भी देखिए उसमें। पहली बात तो सब्जेक्ट का ढंग से उल्लेख नहीं किया गया है, डीएड बीएड तक का उल्लेख नहीं किया गया, यानी एकदम आग बूंद के आपने सूची निकाल दी है। और बाहर से आए हुए जो अन्य स्टेट्स होते हैं, उनके जो नाम होते हैं वो जो वरिष्ठता में सबसे नीचे होते हैं। वो इतनी सी छोटी त्रुटियों को भी बहुत एकदम। वहीं आजाद अध्यापक संघ के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद ने वरिष्ठ सूची में गलती को काफी गंभीर मामला बताया। उन्होंने 6वें वेतनमान का एरियर्स नहीं मिलने पर भी आक्रोश जाहिर किया। वरिष्ठता सूची जारी के विषय में जो बतलाया गया है, ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है। और जिस तरह से लापरवाही से जो वरिष्ठता सूची बनाई गई है, ऐसा लगता है कि कोई खाना पूर्ति करके केवल फॉर्मेलिटी समझ करके उसे प्रदर्शित कर दिया गया है, जिसके लिए सभी हमारे अध्यापक साथियों में रोष है। और इसमें पूर्णतः वहाँ पे जो कार्यरत, जिन्होंने वरिष्ठता सूची की जिम्मेदारी दी गई थी और उनको समय भी दिया गया था, लेकिन भारी अनियमितताएं हैं, जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसका हम घोर विरोध करते हैं। और इसीलिए हम सभी लोग मिलकर के कलेक्टर और प्रशासन को जानकारी देंगे। साथ ही में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो हमारा एरियर्स की जो राशि थी, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एरियर्स की राशि थी, उस राशि को भी 30 तारीख तक के प्रदान किया जाना था सभी वर्ग 1, 2 और 3 का। जो हमारा एरियर्स की राशि थी, उस राशि को भी कुछ संकुलों में दिया गया है, लेकिन प्रायतः ऐसे बहुत से संकुल है बालाघाट जिले के जिन्होंने एरियर्स की राशि को अभी तक के जारी नहीं किया है। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक आदेश यहाँ से पारित किया गया है कि अगर इस आदेश के पालन नहीं किया जाता तो प्राचार्य के ऊपर इसकी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भी हम निवेदन करते हैं कि जो हमारा एरियर्स है शीघ्र प्रदान कराने की कृपा करें। जिला मुख्यालय के 3 परीक्षा केंद्रों में रविवार को सुपर 100 परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 2 पाली में आयोजित इस परीक्षा में विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, गणित और कॉमर्स विषय की परीक्षा दी। रानी वीरांगना दुर्गावती विद्यालय परीक्षा केंद्र में आयोजित इस परीक्षा में 400 विद्यार्थियों में से 377 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 23 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह एमएलबी परीक्षा केंद्र में आयोजित इस परीक्षा में 376 विद्यार्थियों में से 337 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 39 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित इस परीक्षा में 400 विद्यार्थियों में से 380 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 20 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। आप ज्ञान में सेट नहीं दिया है, उसी का प्रमाण सेट नहीं है।
आयोजित इस परीक्षा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य आर.के. लटारे ने बताया कि इस परीक्षा में पूरे मध्य प्रदेश से 100 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिनकी आगे की पढ़ाई शासन द्वारा निःशुल्क कराई जाएगी। ये जो सुपर 100 वाली जो योजना है हमारे प्रदेश में वर्ष 2011-12 से ही संचालित है। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले के शासकीय स्कूल में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके 10वीं के परीक्षा थी जो है परीक्षा में सफल परीक्षार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले और सामान्य और ओबीसी वर्ग के 85 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को यहां आवेदन करना था प्राचार्य के माध्यम से, और जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इनको एक परीक्षा के माध्यम से चयन इनका किया जाना है, जिसमें गणित विषय के लिए 100 पूरे प्रदेश से, बायोलॉजी के लिए 100 और कॉमर्स विषय के लिए 100 बच्चों का चयन किया जाना है। ये जो बच्चे चयनित होंगे हर फैकल्टी में तो गणित वालों को जो है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जहां प्रवेश होता है उसकी कोचिंग दी जाएगी, आईआईटी की कोचिंग दी जाएगी। इंजीनियरिंग के साथ साथ जो मेडिकल के लिए अर्थात बायोलॉजी विषय लेकर जो अध्यापन करेंगे उन छात्रों को अध्यापन के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा जितनी होती है उन सब के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार जो कॉमर्स विषय लेकर अध्यापन करेंगे तो उनको अध्यापन के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और जैसे भी आईआईएम कॉलेजेस में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए कोचिंग देकर तैयार कराया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 जुलाई को प्रगतिशील कुंभी समाज का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। समाज द्वारा यह फैसला रविवार को शिवाजी सांस्कृतिक सामाजिक भवन में आयोजित एक बैठक में लिया गया, जिसमें समाज का स्थापना दिवस मनाने शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा की स्थापना किए जाने और आगामी समय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। समाज भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्रगतिशील कुंभी समाज के अध्यक्ष इंजीनियर दिवाकर सिंह ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रगतिशील कुंभी समाज बालाघाट द्वारा 14 जुलाई को समाज का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बालाघाट जिले में हमारे कुंभी समाज के जो हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। पूरे जिले में हमारे जो 75% से ऊपर अंक प्राप्त जो भी छात्र छात्राएं समाज के हैं उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ समाज के भवन को लेकर आज जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ हमारी निधि विधायक निधि से इस भवन के लिए दी थी, उसके संबंध में चर्चा हुई है और बालाघाट जिले में एक विशाल शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना का भी कार्यक्रम है, उसको लेकर जगह और कार्यक्रम के संबंध में चर्चा हुई है। ये 3-4 विशेष मुद्दे थे जिसके लिए हमारी बैठक आयोजित की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा रविवार को परमवीर चक्र विजेता मीर अब्दुल हामिद की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती के इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल का वितरण किया। साथ ही 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शहीद होने वाले मीर अब्दुल हामिद को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष यासिन खान ने बताया कि शहीद मीर अब्दुल हामिद साहब से भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाक सेना के 7 टैंकों को ध्वस्त कर पाक सेना को पीछे खदेड़ दिया था, जिसमें वे शहीद हो गए थे। आज हमको प्रदेश कार्यालय से ये कार्यक्रम दिया गया था कि आज मीर अब्दुल हामिद साहब जिनका जन्म दिवस है, जो कि हमारी भारतीय सेना के परमवीर चक्र भी थे, इनका आज जन्म दिवस है। इसको मनाने के लिए हम लोग जिला चिकित्सालय में उपस्थित हुए हैं, यहाँ फल वितरण करें। अब्दुल हामिद साहब जब 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान के पास 7 ऐसी टैंक थी अमेरिकन, जिसपे पाकिस्तान को बहुत गर्व था।
जिसको अब्दुल हमीद साहब ने अकेले ही 7 टैंकों को ध्वस्त कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान को पीछे जाना पड़ा और युद्ध विराम करना पड़ा। ऐसे वीर सपूत, भारत के ऐसे वीर सपूत को आज हम सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हम सब हिंदुस्तानी मुसलमानियों को भी वीर अब्दुल हमीद जैसा बना दे और सच्ची और पक्की मोहब्बत हिंदुस्तान से करवा दे। वहीं कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि देश को स्वतंत्र कराने में सभी धर्म के लोगों ने योगदान दिया था और सभी धर्म जाति के लोग शहीद हुए थे। उन्होंने शहीद मीर अब्दुल हामिद साहब को प्रेरणा स्रोत, भारत का वीर सपूत बताया। सभी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथियों के साथ वीर अब्दुल हमीद साहब का जो शहादत उन्होंने देश के लिए सन 1965 के हुए पाकिस्तान की युद्ध में दी, उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई यासीन खान, शकील भाई के नेतृत्व में सभी युवा साथी यहाँ फल वितरण कर रहे हैं। और इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश के लिए शहीद होने वाले किसी जाति धर्म विशेष के लोग नहीं, सभी धर्मों के लोगों ने इस देश की आज़ादी और आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी जो शहादत दी है, इसमें सभी वर्गों का अपना योगदान है। इसी की कड़ी में आज हम सभी देशवासी शहीद अब्दुल हमीद साहब को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इन्हीं से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ें और अपनी इसी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सभी लोग मिलके इस देश के लिए अपना कुछ समय दें। यही इसी वारासिवनी में भी शहीद अब्दुल हामिद के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा सिविल अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समुद्र आज यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, इनके द्वारा आज अब्दुल हमीद का जन्मदिन मनाया गया और अब्दुल हमीद के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ सारे बीमार लोगों को जो है फल वितरण किया गया। अब्दुल हमीद हमारे देश के वो नौजवान हैं, वास्तव में इनको विस्मृत कर दिया गया था। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे ने और देश में वापस अब्दुल हमीद जैसे जो सैनिक रहे हैं उनकी शहादत लोगों को बताने के लिए और इतिहास में जोड़ने का कार्यक्रम आज किया गया भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा। कल जब मेरे को सोहेल भाई ने बताया कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनका फ़ोन आया कि अब्दुल हमीद का जन्मदिन मनाना है, तो ये देश के लिए एक गौरव का विषय है कि एक अल्पसंख्यक व्यक्ति जो सेना में रह करके और भारत माता के गौरव के लिए लड़ा और अपनी शहादत दी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए जिन्होंने सीमा पर, और पाकिस्तान को औंधे मुंह वापस अपने युद्ध को छोड़ के जाना पड़ा, सरेंडर होना पड़ा। ऐसे हमारे जाबाज सिपाही, आज अब्दुल हमीद का जन्मदिन है, हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। खान किस पद में? मैं वक्फ बोर्ड तहसील अध्यक्ष हूँ। आज जो का कार्यक्रम हुआ है उसमें हमारे माननीय कहते हैं डॉक्टर साहब योगेंद्र जी और हम सब पूरे कहते हैं साथी लोग ने आज कहते हैं जिला चिकित्सालय में फल का वितरण किया गया। और जो इसमें शहीद वीर अब्दुल हमीद खान जी जो है वीर हैं, वो ने हमारे कहते देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने देश क्या होते हैं आज़ादी के लिए काम किया गया है। और हमारे कौम में जो कहते हैं ऐसे वीर हैं जो शहीद हो चुके हैं, जिन्हें भुला दिया गया था, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें याद किया गया है और इसके लिए देश में पूरे काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सरल बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना की विधिवत शुरुआत 3 जुलाई को की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ML गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी 10 विकास खंडों में योजनाओं से संबंधित लाभार्थी बिजली उपभोक्ता को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दोनों योजनाओं के तहत 4.5 लाख रुपए से अधिक का लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के अंतर्गत ऊर्जा विभाग की 2 योजनाएं शामिल की गई हैं। एक सरल बिजली बिल स्कीम, दूसरा मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम।
जिसका शुभारंभ दिनांक 3 जुलाई 2018 मंगलवार से होना है। यह कार्यक्रम भोपाल से 2:30 पर मुख्यमंत्री द्वारा उद्बोधित किया जाएगा। तत्पश्चात इसी कार्यक्रम में बालाघाट के सभी 10 ब्लॉकों में ब्लॉक लेवल पर ये प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इन दोनों योजनाओं में जो भी उपभोक्ताओं का पंजीयन होना है वो निःशुल्क है। किसी प्रकार के कोई पेपर नहीं लिए जाना है। मात्र समग्र आईडी अथवा बीपीएल कार्ड का नंबर एवं यदि उसका असंगठित क्षेत्र में मजदूरी का कार्ड या नंबर है वो भर नोट किया जाएगा। इसके पश्चात उनको 30 जून से उनका जो बकाया बिल है उनका माफ़ हो जाएगा और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जिनके घर एसी एवं हीटर नहीं है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसमें उनको मात्र 200 रुपये प्रति माह बिजली का बिल देना पड़ेगा। यदि ज़्यादा का बिल आता है तो राज्य जैसे किसी का बिल 350 रुपये आया तो उपभोक्ता को 200 रुपये देना है और शासन को 150 रुपये देना है। इस प्रकार बिजली विभाग को 350 रुपये पूरे मिल जाएंगे। सर कितना का लक्ष्य रखा गया आपका? जी 1 जुलाई से गोंदिया से वारासिवनी तक जाने वाली ट्रेन को कटंगी तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह गोंदिया से समनापुर एक फेरा बढ़ाया गया है। रविवार शाम जैसे ही नए फेरे वाली पहली गोंदिया समनापुर ट्रेन बालाघाट स्टेशन पहुंची, यहां मौजूद कांग्रेसियों ने इसका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक मधु भगत ने कहा कि नई ट्रेन शुरू होने से विद्यार्थी, मजदूर, नौकरी पेशा लोग, किसान सभी को लाभ मिलेगा। निश्चित तौर में पिछली बार जब ट्रेन समनापुर तक स्टार्ट हुई थी, जब पहला फेरा बढ़ा था, तब हम लोगों ने विरोध भी किया था कि एक फेरे से हमारा काम नहीं चलेगा, कम से कम इसके 2 फेरे तो कर दिए जाए ताकि मजदूर, कर्मचारी, बच्चों की पढ़ाई, इन सभी में व्यवस्था दुरुस्त रहे। लेकिन उन्होंने इस बात को ये बोल दिया था कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तत्पश्चात काफी महीनों बाद फिर हम लोगों ने इसके ऊपर एक ज्ञापन यहाँ पे रेलवे में आके फिर एक सौंपा कि बालाघाट से समनापुर का कम से कम दूसरा फेरा अति शीघ्र आप लोग चालू करें, नहीं तो फिर एक उग्र आंदोलन होगा ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के निर्देशन पे। चूंकि बात को उन्होंने बहुत ध्यान में रखा और ध्यान में रखते हुए इस रेल प्रशासन ने दूसरा फेरा जो अभी शाम को जो बालाघाट समनापुर का जो चालू किया है, उससे जनता में काफी खुशी है और बच्चों में जो स्कूल शिक्षा लेते हैं, कर्मचारियों में, मजदूरों में काफी खुशी है। मैं मान के चलता हूं कि इसमें हम रेलवे प्रशासन का हम लोग जो स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और एक मैं मांग और रखा हूं कि अति शीघ्र मेरा जो समनापुर से नैनपुर तक का जो मार्ग है उसको अति शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि जो विगत कई वर्षों से गड्ढे वाली सड़कों के ऊपर जनता आ जाकर के अपनी कमर तोड़ रही है और भारी वाहनों का लोड बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं कि मौत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एक्सीडेंट के चलते, लोड बहुत ज्यादा है। तो मैं रेल प्रशासन से यही मांग रखता हूं कि वो तत्काल रूप से उसके ऊपर कार्रवाई जो बहुत धीमी गति से चल रही है उसमें तेजी लाए और उस कार्य को संपन्न कराए। दूसरा, मैंने ज्ञापन दिया था रेल मंत्री जो आए थे मिस्टर सेना, मनोज सेना, कि जो हमारे जिनकी जमीनें गई हैं, भू अर्जन हुई है, उनको नौकरी के ऊपर रखने का आपने जो प्रस्ताव रखा था उसके ऊपर हम लोगों ने काफी लोगों ने काफी साल तक संघर्ष किया। वहीं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने भी इस नई ट्रेन के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। बालाघाट से जब यह ट्रेन समनापुर के लिए रवाना हुई तब सभी कांग्रेसी नेताओं ने इसी ट्रेन से समनापुर तक का सफर किया।
घाट रेलवे स्टेशन के प्रबंधक HL कुशवाहा ने 1 जुलाई से शुरू हुई नई ट्रेन की जानकारी दी। देखिए, अभी तक गोंदिया से समनापुर के बीच में सिर्फ एक ही फेरा चलता था। आज 1 जुलाई से एक की जगह 2 फेरे यानी एक फेरा बढ़ाया जा रहा है। जो पहले सुबह चलते थे उसके अलावा अभी शाम को भी एक ट्रेन चालू की गई है। सर, क्या टाइमिंग रहेगा? वो गोंदिया से शाम को 6 बजे छोड़ेगा, शाम को 5 बजे छोड़ेगा, बालाघाट 6 बजे आएगी और यहाँ से 6:05 पर प्रस्थान करेगी। आपका समनापुर 6:45 पर पहुँचेगा। वापसी में समनापुर से शाम को 7:30 बजे निकलेगी। यहाँ पर आपका 7:55 पे आएगी और 8 बजे निकलेगी। 7:50 पे आएगी, 7:55 को निकलेगी और 9 बजे गोंदिया पहुँचेगी। कदम संस्था द्वारा 1 जुलाई को मोती गार्डन में वृक्षारोपण किया गया। यहां संस्था के संस्थापक अध्यक्ष योगेश गनोटे विशेष रूप से इस वृक्षारोपण के लिए पहुंचे। इस अवसर पर मोती गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने कदम संस्था के कार्यों की सराहना की। आपको बता दें, यहां 10 बजे वृक्ष लगाए गए। आपको बता दें कि संस्था के अध्यक्ष श्री गनोटे प्रतिदिन 10 बजे एक वृक्ष लगाते हैं। वहीं कदम संस्था के पदाधिकारी भी हर रविवार वृक्षारोपण कर लगाए गए पौधों का संरक्षण करते हैं। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था की सदस्य डॉक्टर अर्चना शुक्ला सहित अनेक सदस्य शामिल हुए। जब हम विश्व का रिकॉर्ड बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे पौधे जीवित रहते। आज हमने 10 बजे जितने पौधों का रोपण किया, जरूरी नहीं सारे पौधे सर्वाइव हुए, लेकिन प्रकृति को उसके साथ में अंतर आत्मा से जुड़ने का और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का इससे अच्छा और कौन सा माध्यम है। आज विश्व के मानचित्र पर हम जब नजर डालते हैं तो दुनिया के लोग शांति के लिए भारतवर्ष आना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान। उसमें भी हमारा जो बालाघाट है, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, खासतौर से जहाँ पर हमारा कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट है, पेट टाइगर प्रोजेक्ट है, दुनिया के लोग जब आते हैं तो वो यहाँ के जंगलों को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और यहाँ पे मोहित हो जाते हैं। लेकिन मैं वहीं देखता हूँ, जब हम मालवा में जाते हैं तो सारी पहाड़ियाँ उजड़ होती हैं। पिछले वर्ष में गार्जियन मिनिस्टर होने के नाते ग्वालियर गया तो मैंने देखा एक पूरी पहाड़ी पे नीम का पेड़। अब नीम के वृक्षारोपण के कितने लाभ है उसकी चर्चा के लिए आज समय नहीं है। हमारे जहाँ पर दाह संस्कार होता है वहाँ पर 3 दिन बाद या 2 दिन बाद वो पवित्र भस्म को नदी में या कहीं पर जिस तरह से होता है वो किया जाता है। वहां पर कदम मित्र जाते हैं और वो पवित्र भस्म की मुट्ठी भर पवित्र भस्म को लेते हैं। ये बहुत क्रांतिकारी है, इसको भी थोड़ा सा समझना है। और वो जो पवित्र भस्म को लेते हैं, शुरू में हम लोग ले लेते थे और अपने कार्यालय में लाते थे। कदम का एक बड़ा कार्यालय है और वहां पर उसको गुलाब की पंखुड़ियों के बीच में रखा जाता था और बहुत सा सम्मान रखा जाता था। और उसके बाद जब उस परिवार में, ये उनकी परिवार की इजाजत से होता है, वो इजाजत देते तब ऐसा करते हैं। और उसके बाद जब 10वें दिन या 13वें दिन जब वो सारे समूह, उनका पारिवारिक समूह और मित्रगण इकट्ठे होते हैं और जो बाकी चीजें 13वीं या जो भी 10वां किया जाता है, उस दिन हम लोग एक गमला और मिट्टी लेकर जाते हैं। एक गमले में मिट्टी और हाथ मिलाकर लेकर जाते हैं और वहां उपस्थित लोगों से अपील करते हैं कि आप में से जो भी आ सकता है
इसमें चुटकी चुटकी भर वो पवित्र भस्म को मिलाओ। आप यकीन करेंगे, वो वीडियोस में आपको दिखा सकता हूँ, फोटोग्राफ्स आपको दिखा सकता हूँ। हम सिर्फ इतनी अपील करते हैं और एक एक व्यक्ति लाइन से आता है। शुरू में हमने चम्मच रखी थी, अभी भी चम्मच रखते हैं। एक बार वो चम्मच गिर गई नीचे तो लोगों को पता नहीं चल पाया कि वह चम्मच रखी थी, तो सबने अपने हाथ से चुटकी से उसमें गमले में उस पवित्र भस्म को, जिसको छूना या घर लाना अभी तक कुछ और भी माना जाता है, उसको उसमें मिलाया। और फिर उसके बाद उस परिवार का कोई सदस्य उसमें बीज लगाता है। मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ सजल की। 21 वर्षीय सजल हमारे कदम का सदस्य था, उसने पौधारोपण किया। और एक विश्वास के साथ जो आज सफलता के कदम छू रही है। अब ये मैं बोलूंगी कि हमारे इसमें ये कैसे बालाघाट में निर्माण हुआ, इसके लिए मैं 2 शब्द बोलूंगी। कोई भी कार्य करने के पहले दिमाग में एक विचार आता है, एक सोच आती है, और आप ये भी मानेंगे उस सोच के पीछे एक प्रेरणा होती है। तो अगर मैं ये बोलूँ, मेरी प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर श्रीमती अर्चना लोकरे है, यहाँ उपस्थित श्रीमती मीना सक्सेना है, यहाँ उपस्थित श्रीमती अनीता पाराशर है, रागिनी पार्थी है, और बहुत सारे लोग हैं। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, प्रेरणा मुझे उनसे मिली। उसके बाद दिमाग में विचार आया और विचार को कार्यान्वित करने के लिए एक संगठन की जरूरत थी। उसके लिए मैं आभारी हूँ श्री आशीष वर्मा जी, जो कि GM है मैनकाइंड के। उन्होंने बताया कि गाडरवाड़ा में डॉक्टर स्वाति चांदिया तो कर रही है ये काम पौधे लगाने। रविवार को मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनधारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक में पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ द्वारा चौथे वेतनमान के आधार पर पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर 5 जुलाई को धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया। तुम्हारा पॉम्पलेट है, उसके पीछे पूरा नाम लिख के दे दो। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ के सचिव अशोक सराठे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शासन द्वारा उन्हें पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारियों को 1000 रुपए से भी कम पेंशन में अपना गुजारा करना पड़ रहा है। हम पूरे मध्य प्रदेश में 16,026 कर्मचारी हैं जिन्होंने BRS लिया हुआ है। तो केंद्र सरकार ने भविष्य निधि से सबको हायर पेंशन योजना लागू कर चुकी है और हम लोगों को उसके बाहर कर दिया गया। उस संबंध में हम लोग 5 तारीख को धरना आंदोलन करने जा रहे हैं और माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा प्रधानमंत्री जी ज्ञापन सौंप रहे हैं इस संबंध में। और अभी जो हमारे साथ हो रहा है कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 80% राशि देने का चौथे वेतनमान, जिसको 60 दिन के अंदर देना था। 8-1.5 साल हो गए, सरकार ने वो पैसे हमको नहीं दिए। कुछ लोगों को दी है, उसके बाद बंद हो गया पैसा। तो एक लड़ाई तो हमारी संबंध है और दूसरी ये पेंशन के संबंध। 21 फरवरी को पूरे भारतवर्ष से दिल्ली में एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन हुआ था। वहाँ सभी पूरे भारतवर्ष के अल्प पेंशनधारी कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे हमको आश्वासन दिया गया था कि कम से कम 3000 रुपये कर दिया जाएगा। तो उसको मध्य प्रदेश के 16,000 कर्मचारियों को इससे बाहर कर दिया। अभी कितना वर्तमान में कितना मिलता है? अभी मेरे को 784 मिलती है, किसी को 500 मिलती है, यानी 1000 के अंदर ही सबको। तो उसमें गुजारा कर अगला अभी जो है ये सिर्फ बालाघाट में नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हर जिले में हो रहा है ये 5 तारीख। उसके बाद फिर इसको बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र के संगठन मतलब इकट्ठे एकत्रित सब मिलके फिर हम इसको और बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक, आपका नंबर है? अशोक सराठे, सचिव। किरनापुर हट्टा मार्ग पर ग्राम मुर्री में एक पिकअप साइकिल को टक्कर मारकर पलट गया। इस हादसे में साइकिल सवार 2 बच्चे घायल हो गए। घायल आयुष और सुजल ठाकरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों बालक जब खेत से घर की ओर साइकिल से आ रहे थे, तभी एक पिकअप साइकिल को टक्कर मारकर पलट गई।
लालबर्रा के विश्राम गृह में 1 जुलाई को केंद्रीय पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा द्वारा कांग्रेसियों की बैठक ली गई। बैठक में कांग्रेसियों ने लालबर्रा के अंतर्गत बनाए गए कंजई मंडलम का नाम नेवरगांव मंडलम किए जाने के साथ ही बघौली मंडल भी बनाए जाने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को बैठ के सार्वजनिक तौर पर हम लोगों ने यहाँ आपके आने के पहले जब वहाँ से चिट्ठी आई थी पीसीसी से, तो यहाँ सारे लोगों ने बैठ के सारे के प्रस्ताव को तो वहाँ रखा गया है। नहीं तो फिर इसमें सवाल ये हो रहा है, फिर ये परिवर्तन कैसे हो गया? ये परिवर्तन नहीं वहाँ से ये जो जैसे मोगांव इसमें खबर तो आया है, आपके पास आया है, इसमें और हमारे में जो अंतर है वो केवल क्या पीसीसी जिला अध्यक्ष बना देती, ब्लॉक अध्यक्ष बना देती, नगर अध्यक्ष बना देती और बूथ कमेटी और मंडल सब अध्यक्ष बना देती है। मेरा एक सुझाव था इसमें, एक नया सुझाव उसमें आप जरूर रखेंगे ऊपर, वो ये था कि जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो वरिष्ठ में 40 साल वाले हों, 60 साल वाले हों, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष रहा हो या जिला परिषद रहा हो, इन सबको ब्लॉक कमेटी में रखने के निर्देश जारी करवाएं आप। और एक मिनट, मेरी पूरी बात उन्हें ब्लॉक कमेटी के उनको सदस्य बनवाएं, ये किसी से आदेश आए। और दूसरी बात कि पुरसोड़ी, कामथी, पिपरिया, कटंझरी, टेकाड़ी, लोहारा, बड़ा गांव, नया टोला। यदि 5 लोग टिकट मांगते हैं तो एक आदमी को मिलता है, 4 लोग विरोध करते हैं। सामने न करें, रुक के करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक ऐसा, एक इधर से ले लीजिए कि इधर के लोगों का ले लिया, तो हम लोग को ऐसे काम करना है। बूथ पे पॉजिटिव 2-2 नाम उन्हें बनाना है और उसका नंबर कहीं ट्रस्ट नहीं करना है, अपने पास रखना है। 2 इनसे बन जाए, 2 इनसे बन जाए, 2 इनसे बन जाए, कि जो हमारे बड़े नेता हैं यदि वो वोट कन्वर्ट कराना चाहे किसी दूसरे पे, यदि उनको टिकट नहीं मिलता है, इनको हम लोग का जो लक्ष्य है तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए, आज का चर्चा, मुख्य चर्चा यह था, जो पीसीसी से भौगोलिक दृष्टि से मंडलम का घोषणा हुआ था, कुछ भौगोलिक दृष्टि से कमी थी यहाँ के लोकल लीडरशिप में, उसका समाधान करने के लिए मैं यहाँ आया था। और ये हमारी लगातार प्रक्रिया है कि मंडल अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं और उस मंडल को लेकर के हम अब बूथ स्तर और सेक्टर स्तर तक हम अपनी कमेटियां गठित करें और चुनाव के पूरे मोड में हम लोग आ गए हैं कि चुनाव यहाँ से। कैसा कुछ चेंज आया है उस मंडल के? काफी चेंज आया है। आप केवल बालाघाट को छोड़ दीजिए, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में इसकी बहुत सराहना की जा रही है और हम लोग अपने घर द्वार छोड़ करके पूरे में, आप देख रहे हैं कि 3-4 महीने से मैं यहाँ डटा हुआ हूँ, तो उसका बेनिफिट तो आएगा ही। लगभग जैसे आज जो चर्चा हुई, 2-4 बूथ का इधर उधर हुआ है और कुछ नहीं, पहले का ही सब सेटअप है, बस 2-4 बूथ इधर से उधर, जो जैसे हम जहाँ बैठे हैं ये शायद पहले खमरिया में चला गया था, लेकिन इसको काट करके फिर लालबर्रा में किया गया है। जैसे अभी अब ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही, क्यों अटका हुआ है? ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा लगभग तैयार है। एक्चुअली हमारे अरुण जी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब कमलनाथ जी को ये कमान दी गई है, तो थोड़ा सा जो प्रदेश अध्यक्ष होता है अपने हिसाब से ब्लॉकों को देखता है, क्योंकि ब्लॉक ही हमारी वो इकाई है जिससे हम चुनाव अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं और रीढ़ की हड्डी होती है। यदि ब्लॉक अध्यक्ष न चाहे तो हम किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत सकते। लालबर्रा से बघौली पहुंच मार्ग पर पीएचई विभाग के कार्यालय परिसर में मौजूद एसडीओ के दुबे के निवास पर रविवार की शाम आग लग गई। यह आग एसी में लगी थी। श्री दुबे के मकान में लगा एसी पूरी तरह जल गया। कोई भाई नहीं है, एसी बंद रखे। हाँ, तो फिर वायरिंग से कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके बाद में प्लाई नहीं पकड़ा, प्लाई पकड़ने की वजह से उन्होंने सीधा धुआं फेंकना चालू किया। हाँ,
कैसी ये घटना हुई, आपको कहीं जानकारी लगी? मैं सामान दे रहा था, सामान देते देते आया, धुआं निकलने लगा, चिंगारी मारी सामने में ऑफिस जैसे ही गया वैसे तो चिंगारी मारी आके फिर पर से मैंने देखा इधर धुआं निकल रहा, फिर पर से फ़ोन लगाया मैंने डोंगरे जी को, तो डोंगरे जी ने फिर इधर फ़ोन लगाया, फिर उन्हीं ने बताया फिर मेरे को कि वो ग्रिप वगैरह गिरा दो कहे के, वो मेन वगैरह गिरा दो कहे के। तो क्या चला यहाँ पे? वो AC वगैरह में लग गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। तो आपने किसको सूचित किए फिर? सर जी को सूचित किया। सर को सूचित किया। अभी की हालत कैसे? फोन भी नहीं लगा सर जी को। तो अभी हालत कैसे है यहाँ पे? ठीक है, सब आगे हो गई है। सर कैसी घटना हुई आपकी? मैं तो साइड पे था, शॉर्ट सर्किट ही बता रहे। तो कितना क्या जला है आपके? नहीं जला कुछ नहीं है, सिर्फ AC भर जला है। AC भर जला है। आपको कैसे जानकारी लगी सर कि शॉर्ट सर्किट हुआ है? यहाँ से फोन गया, कम रहते हैं लोग, यहाँ से धुआं निकल रहा। तो क्या क्या किया गया? अभी फिर क्या फायर ब्रिगेड को फोन किया, तो उसके पहले हम लोग ही आ गए हैं। तो अभी हालत काबू है? देश में GST लागू हुए 1 जुलाई को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस 1 वर्ष में सरकार का खजाना कई गुना भर गया है, लेकिन व्यापारी, राजनेता सहित अन्य लोगों का इस GST के संबंध में क्या विचार है, देखिए पद्मेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। इस संबंध में नगर की सबसे अधिक चलने वाली पान की दुकान के संचालक अमित कुमार चौरसिया से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि GST से पूरा पान मटेरियल महंगा हो गया है, इससे उनका व्यवसाय बहुत कम हो गया है। अमित कुमार चौरसिया। अच्छा, कब से दुकान संचालित कर रहे हैं? 40 साल। सर 1 साल हो गया GST लागू किए हुए, क्या हुआ? आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सब सामानों के, हमारे सब सामानों के रेट हो रहा है। कपसा महंगा, सुपारी महंगी, इलायची महंगी, लौंग महंगा, पूरा पान मटेरियल महंगा हो। फायदा जो पान हम पहले 10 रुपये में बेचते थे, आज वो 15 रुपये में बेचना पड़ रहा है मजबूरी में। तो क्या व्यवसाय, इसमें व्यवसाय थोड़ा सा ठप पड़ा या? व्यवसाय कम हो गया, धंधा कम, ग्राहकी कम हो गई। क्या लोगों को महंगा पानी मिल रहा है, उससे लोग क्या है 4 किलो का 2 ही पान खा रहे हैं। तो कारण क्या लग रहा है आपको? सब रेट बढ़ गए हैं, हर चीज के रेट बढ़ गए हैं हमारे, सब सिगरेटों के रेट बढ़े हैं। GST के संबंध में कपड़ा व्यवसायी प्रकाश पटेल कहते हैं कि इससे टैक्स में एक रूपता हो गई है। GST से कपड़ा व्यवसाय पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। हानि हुई है? फायदा तो देखिए, जो पहले था, पहले भी लगता ही था वेट, अब वो GST के रूप में हो गया। अब सभी जगह एक ही प्रक्रिया हो गई टैक्स की जो थी, इसलिए फायदा और नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं। जो पहले लगता था वो अभी भी लग रहा है। तो एक कर होने से व्यापारियों में नुकसान हुआ है क्या मुनाफा हुआ है? नहीं, नुकसान और फायदा दोनों नहीं बोल सकते इसमें अपन, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक रूपता हो गई। वैसे टैक्स में जो है सभी जगह, तो पहले अलग अलग प्रांत से आता था तो अलग लगता था, उसमें एंट्री टैक्स लगता था, वो एक फायदा हो गया। तब सभी जगह प्रक्रिया एक सरल होगी GST से। तो व्यापारी खुश है इससे? हाँ, व्यापारी वैसे मेरे हिसाब से तो खुश ही है, कोई ऐसा विशेष कपड़ा व्यवसाय में कोई खास असर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जैसे GST को लेकर के, जैसे कुछ लोगों में मिलना कि रेट ज़्यादा को लेकर के, नहीं, कुछ आइटमों में जैसे आइटम जैसे 1000 के ऊपर वाली आइटम है, उसके ऊपर थोड़ा रेशो में फर्क है, 12% है। 1000 के अंदर वाली में 5% वेट GST है, तो वो एक थोड़ा फर्क पड़ा है उससे। और व्यापार में भी फर्क तो पड़ा है। व्यापार में थोड़ा मंदी का दौर तो है ही अभी। अच्छा, आपके हिसाब से GST को क्या मानते हैं आप? फिर मेरे हिसाब से तो वैसे GST सही है, क्योंकि इसमें क्या है, एक रूपता हो गई। सब अलग अलग प्रांतों से जैसे माल आता था तो उसमें टैक्सेशन का फर्क था, वो सब चीज़ एक हो गई। अब मतलब टैक्स पूरे खत्म कर दी GST? हाँ, मतलब एक जो लगता था वो लग रहा है, 5% जो पहले लगता था वो लग ही रहा है। बस 1000 रुपए से ऊपर की जो रेंज है उसमें जो फर्क है वो एक थोड़ा ज्यादा है। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अजय मिश्रा GST को काला कानून मानते हैं। उन्होंने GST लागू होने के बाद पूरा व्यवसाय ठप होने की बात कही। GST को लेकर के आपका क्या कहना है? GST इस हिंदुस्तान में लागू होने के बाद से इस हिंदुस्तान के लिए काला कानून के बराबर है। GST के लागू होने के बाद से
हिंदुस्तान का पूरा व्यापार ठप हो चुका है। विशेष रूप से इंडस्ट्रियां लगभग बंद हो गई या समाप्ति के कगार पर है। पूरे हिंदुस्तान से लेकर मध्य प्रदेश तक जब से जीएसटी लागू हुआ है, व्यापार ठप हो गया, व्यापारी परेशान हो गया, व्यापारी हरासमेंट में आ गया और व्यापार का पूरा हिसाब किताब ईमानदारी के साथ गड़बड़ हो गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी यदि आप देखा जाए तो पूरी इंडस्ट्रियां समाप्त हो गई। विशेष रूप से टाइल्स उद्योग लगभग बंद हो गया। बहुत सी टाइल्स फैक्ट्रियां बेचने के लिए निकल गई, बहुत सी टाइल्स फैक्ट्रियां बंद हो गई। कुछ लोगों ने उसको स्कूल के रूप में परिणित कर दिया, अपने व्यवसाय को दूसरे रूप में बढ़ाने के लिए। पोहा उद्योग पर जीएसटी लागू हुआ। पोहा उद्योग भी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लगभग समाप्ति की तरफ है। किसान बहुत परेशान हो गया। कुल मिला के व्यापार का हिसाब किताब जीएसटी के कारण पूरा समाप्त हो गया और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने तरीके से उठाने का प्रयास किया। सर, क्या लगता है आपको जीएसटी क्यों बनाया गया होगा? आप लोग की सरकार के समय भी तो जीएसटी लागू किया जाना था, लेकिन लागू नहीं कर पाई थी। बड़ी स्पष्ट बात है कि कांग्रेस के समय जब जीएसटी लागू होने की चर्चाएं चली थी, बातचीत चली थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका बड़ा पुरजोर विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह बड़ी कार्यशाला आयोजित की थी, बड़ी जनसभाएं आयोजित की थी और जीएसटी का विरोध किया था। अब उसी को दूसरे रूप में पलट के जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जीएसटी लागू किया गया और जीएसटी लागू करने के तात्पर्य मायने ये थे कि इसका फायदा दूसरे रूप में बड़े लोगों को, विशेष रूप से अदानी, अंबानी और जितने। इसी तरह जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बसेन कहते हैं कि उनकी पार्टी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी है। इससे छोटे व्यवसायी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, इसको हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दी है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर ये संज्ञा दी गई है तो कहीं ना कहीं इसके लागू होने के बाद देश की हालत क्या हुई होगी। जो बहुत बड़ा व्यापारी है, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसकी जो इकोनॉमी में एक बड़ा परसेंटेज अपना रखता है, जिसके हजारों करोड़ का टर्नओवर है, उसको जीएसटी से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री का मालिक होता है, मैन्युफैक्चर होता है बड़े स्तर का। पर जो छोटा रिटेलर है, छोटा व्यापारी है, जिसकी इकोनॉमी में 70% की भूमिका है हिंदुस्तानी इकोनॉमी में, उस पर बहुत बड़ा बोझ है जीएसटी में नए नियम आए। एक साल से पिछले 12 महीनों में न जाने कितने सैकड़ों नियम जीएसटी को लेकर लागू हुए। व्यापारी उन नियमों से परेशान है। आज भी व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से वो जीएसटी का अपना भुगतान करे, कहाँ से आवक पैदा करे, कहाँ से जावक पैदा करे। व्यापार पूरी तरीके से मंदा हो चुका है, दुकानें खाली हैं, व्यापारियों के गल्ले खाली हैं, व्यापारी बहुत विषम परिस्थिति में अपना व्यापार चला रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद में कई ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपने व्यापार को बंद कर दिया, दूसरे व्यापार की ओर चले गए, दुकानें बंद कर दी, धंधा पानी बंद कर दिया। कुल मिला के जीएसटी ने पिछले 1 साल में बंटाधारी किया है देश के व्यापारियों का, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता को भी उठाना पड़ा। महंगाई बड़ी सबसे बड़ा कारण जीएसटी के लागू होने वाला है। फिर ये जो सरकार है, भाजपा सरकार केंद्र की, इसने कहा था कि ए वन नेशन वन टैक्स, एक देश में एक ही टैक्स रहेगा, पर इन्होंने जीएसटी के भी 4 प्लेटफॉर्म ले आए, 28% तक के टैक्स लगा दिया। ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जीएसटी फेल्यूर है। जीएसटी में बहुत सारे सुधार होना जरूरी है, परंतु अब भाजपा सरकार के बस में नहीं है इसको सुधार करना। भविष्य में जैसी कांग्रेस सरकार केंद्र में बनेगी। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने देश में जीएसटी लागू होने को एक सराहनीय कदम बताया है और 1 वर्ष पूरा होने पर भी सभी इसे समझ गए हैं और पूरे देश में एक ही टैक्स हो गया है। उन्होंने जीएसटी को देश के विकास में महत्वपूर्ण बताया है। देखिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा साहसी कदम था ये। कांग्रेस के मनमोहन सरकार ने इसको लागू करने का प्रयत्न किया, कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पाए थे। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का, पूरा देश एक देश कहलाए, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ देश, और उसमें कहीं 5%, तो कहीं 10%, तो कहीं 15%, तो कहीं नहीं, कहीं 3%, इस प्रकार से जो टैक्स लगते थे, और मेरे ख्याल में 50-100 प्रकार के टैक्स थे। हम बालाघाट से मान लो महाराष्ट्र जाएं तो वहाँ अलग टैक्स था,
तो लोग क्या करते थे कि वहां का माल यदि वहां टैक्स कम है तो उधर से यहां पर ले आए। अब एक देश एक टैक्स, बालाघाट में जितना लगेगा वहां भी उतना लगेगा, और इस प्रकार से देखा जाए तो मैं कहता हूं कि ये इच्छा शक्ति का सवाल होता है। इच्छा शक्ति मजबूत यदि हो तो ही इस बात को लोग, इतना बड़ा कदम जो था इसका विरोध भी देखो कितना भारी हुआ। कई जगह पर व्यापारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि व्यापारियों को लगता था कि सब लिखा पड़ी और ये इस प्रकार से जो है थोड़ा कठिन सा लग रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये लागू हो गया, शुरू में जरूर इसका विरोध भी हुआ। शुरू में मैं समझता हूं हमें भी, मेरी भी कपड़े की दुकान है, थोड़ा शुरू में थोड़ा सा अनईजी सा लग रहा था, लेकिन अब कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं, बल्कि लोग आज टैक्स के दायरे में अब बहुत सारे लोग आ गए। पहले जैसे 2 नंबर में ला करके काम कर लेते थे, लोगों का चल जाता था, लेकिन एक व्यापारी को भी ईमानदारी का तमगा अब हम दे सकते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी के बोटेझरी में एक नवविवाहिता की विद्युत करंट से मौत। आंगन में कपड़े सुखा रही थी नवविवाहिता, 3 माह पहले ही हुई थी शादी। चुनावी वर्ष में भाजपा सरकार दे रही कई सौगातें, नगर पालिका के 215 कर्मचारी किए गए नियमित। जिला पंचायत ने जारी की अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में मृतकों के नाम भी शामिल। अध्यापकों ने जताया भारी आक्रोश। कदम संस्था ने किया वृक्षारोपण, रोज 10 बजे एक पौधा लगाते हैं संस्था के अध्यक्ष। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मनाई शहीद अब्दुल हामिद की जयंती, अस्पतालों में फलों का किया वितरण। समनापुर के लिए बढ़ा ट्रेन का एक फेरा, नई ट्रेन का कांग्रेसी ने किया स्वागत। और जीएसटी को लागू हुए पूरा हुआ 1 साल, कांग्रेसियों ने की जीएसटी की आलोचना, भाजपा ने की सराहना, व्यापारियों ने कहा ठप हो गया व्यापार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।